Welcome to Gyan Shri Educational Tutorial. My name is Diksha. In today's lecture, students, we will discuss with HCS 31st March 2019 exam paper 1 GS science portion solved. Students, आज 31st मार्च को HCS का प्री एग्जाम हुआ था, राइट? इसके अंदर हम पेपर 1 का GS पोर्शन का साइंस पार्ट सोल्व करेंगे, राइट? स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए वैज्ञानिक उपकरणों का मिलान सूची 2 में दिए गए प्रयोग के निर्दिष्ट क्षेत्र से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्या है, हमें दो सूची दी गई है। पहली सूची का मिलान हमें सूची 2 से करना है अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। हमें ये इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, वैज्ञानिक उपकरण दिए गए हैं, इनका हमें इनके प्रयोग से मिलान करना है, राइट? कौन कौन से उपकरण है? गैल्वेनोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर और टोनोमीटर, उनके कोरस्पॉन्डिंग यूजेस हमें मिलान करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो गैल्वेनोमीटर है वो किस लिए काम में लिया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए, राइट? हाइग्रोमीटर किस लिए काम में लिया जाता है? ह्यूमिडिटी को, मतलब आर्द्रता स्तर को मापने के लिए। तीसरा ऑप्शन जो मैनोमीटर है वो किस लिए है? गैसों का दाब मापने के लिए, मतलब प्रेशर ऑफ गैसेस। चौथा जो है टोनोमीटर, जो भी आपका रिमेनिंग बच गया जो ऑप्शन, दैट इज आंख के आंतरिक दाब को मापने के लिए। कहने का मतलब यहाँ से क्या हमें दिख रहा है? पहले का बी, सी, डी और ए। तो बी, सी, डी और ए आपके ऑप्शन बी में है, तो बी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट है, 1665 में जिस जीव वैज्ञानिक ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी वह है। पूछा गया है कि कौन से जीव वैज्ञानिक ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की। तो सिर्फ हमें पता ही है, जो सेल आपकी कोशिका है, सेल है, उसका जो डिस्कवरी का जो जाता है, क्रेडिट जाता है, वो कौन से साइंटिस्ट को जाता है? रॉबर्ट हुक को। सबको हमें पता है, फेमिलियर है। खैर ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट हुक, आंद्रेयस विसेलियस, सी ऑप्शन विलियम हार्वे या डी ऑप्शन जॉन हंटर। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में किस क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया? सो इसी करंट साइंस अफेयर है आपका कि 2018 में जो नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के फील्ड में, तो कौन सा फील्ड था? ऑप्शन है फर्स्ट लेजर भौतिकी, लेजर फिजिक्स, बी क्वांटम भौतिकी मतलब क्वांटम फिजिक्स, सी उष्मा गतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स, डी वायु गतिकी मतलब एरोडायनेमिक्स। तो सिर्फ 2018 में याद रखिए, नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में वो दिया गया था इन द फील्ड ऑफ लेजर फिजिक्स, दैट इज लेजर भौतिकी। 3 मेन साइंटिस्ट थे, किस किसको दिया गया? आर्थर अश्किन को फर्स्ट, मतलब ये 2 हाफ में दिया गया था। पहले पार्ट में दिया गया था आर्थर अश्किन को, उनके ऑप्टिकल ट्वीजर्स वगैरह इन्होंने इन्वेंशन की थी, और अदर पार्ट में दिया गया था इनको जॉइंटली, किस किस को? गिरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड को। इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स? अगेन ऑप्टिकल पल्सेस के इन्वेंशन के लिए दिया गया था। तो याद रखिए कि नाम है और किस फील्ड में पूछा गया, तो हो जाएगा आपका लेजर फील्ड, लेजर फिजिक्स के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिए गए वैज्ञानिकों के नाम का मिलान सूची 2 में उनके फंडामेंटल से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सिर्फ सूची 1 के अंदर आपको वैज्ञानिकों के नाम गिवन है और सूची 2 में उनके जो जो फंडामेंटल थे, जो जो उनकी डिस्कवरी थी, जो भी उनके पर्टिकुलर काम थे, उनका हमें मिलान करना है। जैसे लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड और लास्ट है आपका विलियम कॉनरॉड रॉन्टजन। तो देखिए सर, जो लुइस पास्चर था उसने क्या किया था? जो लाइसोजाइम एंजाइम था और जो बेंजी पेनिसिलिन था उसका मतलब उसमें उसका कोऑपरेशन था। डी जो सेकंड जो है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसमें आपको पता ही है जो वैक्सीनेशन थी और जो आपका माइक्रोबियल किट मतलब जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी उसके लिए ऑपरेशन किसका था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। थर्ड है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये तो सबको ही पता है, रदरफोर्ड का जो कोऑपरेशन था वो प्रोटॉन की डिस्कवरी में था, दैट इज जो तीसरा है वो आपका मिलान होगा ए से। विलियम कॉनरॉड रॉन्टजन, ये रिमेनिंग है, जो कि आपको पता है रॉन्टजन की जो है वो कौन माना जाता है? एक्स किरणों का खोजकर्ता। तो देखिए जो पहला है उसका सी, दूसरे का डी, सी डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, तो दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कम आणविक भार के बड़ी संख्या में छोटे अणु को जोड़ने से जो उच्च आणविक भार का यौगिक गठित होता है उसे क्या कहते हैं? क्या है स्टूडेंट्स? लो मोलिकुलर मास के हमने बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, मतलब ज्यादा अमाउंट में क्या लेने हैं? छोटे छोटे अणुओं को मिलाना है और उनसे एक बड़ा यौगिक बनेगा उच्च आणविक भार का।
कि लो मोलिकुलर मास के छोटे छोटे एलिमेंट्स को जब आप कंबाइन करते हो तो एक हाई मोलिकुलर वेट का क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, तो उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट बहुलक मतलब पॉलीमर, बी ऑप्शन क्षार मतलब अल्कली, सी अम्ल मतलब एसिड, और डी प्रत्यक्ष रंजक मतलब डायरेक्ट डाइस। तो मैं स्टूडेंट्स में आपको पहले भी करा चुकी हूँ पॉलीमर वाले चैप्टर में कि जब हम छोटे छोटे आणविक भार के बड़ी संख्या में अणुओं को मिलाते हैं तो हमें एक हाई मोलिकुलर वेट का कंपाउंड मिलता है, यौगिक मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक या फिर पॉलीमर। दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। उस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको डिफरेंट पॉलीमर उनके मोनोमर यूनिट्स भी कराए हैं, तो वहां से आप वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर पॉलीमर दे दिया गया, पूछा गया इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, तो आप वहां से वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है सदिश एक भौतिक राशि है जिसमें है, सदिश का मतलब होता है वेक्टर, कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी राशि कौन सी क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी याद रखिए वो क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मतलब परिमाण भी होगा साथ ही साथ दिशा भी होगी। ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट द्रव्यमान एवं आयतन, बी घनत्व एवं तनाव, सी जड़त्व एवं प्रतिबल, और डी परिमाण एवं दिशा। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सदिश जो है वो राशि होती है जिसके अंदर परिमाण भी एग्जिस्ट होता है और दिशा दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए जैविक अध्ययन की शाखाओं का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके विशेषता क्षेत्र से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्या है स्टूडेंट्स, जैविक अध्ययन की हमें ब्रांचेस दी हुई है, शाखा दी हुई है सूची 1 के अंदर, उनका जो यूज है, उनकी जो विशेषता है उसका हमें मिलान सूची 2 के अंदर करना है, राइट। और फिर कोरस्पॉन्डिंग जो उसके ऑप्शन है वो हमें चूज करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो एक्रोलॉजी है उसको बोला जाता है घुन का अध्ययन, राइट। कि जो एक्रोलॉजी ब्रांच है उसमें किया जाता है माइट्स वगैरह जो है उनकी स्टडी की जाती है। दूसरा ऑप्शन है सीटोलॉजी, सीटोलॉजी में स्टूडेंट्स व्हेल और डॉल्फिन वगैरह की स्टडी की जाती है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरी आपके पास ब्रांचेज है जियोपोनिक्स, जियोपोनिक्स में क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि का अध्ययन किया जाता है। और फोर्थ जो रिमेनिंग है आपका इक्थियोलॉजी, उसमें किया जाता है फिशेज वगैरह का, दैट इज मछली का अध्ययन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये सारे ऑप्शन आपके कौन से उसमें है। पहले का सी, पहले का जो है आपका आया सी, पहले का सी इसके अंदर है ऑप्शन सी के अंदर, दूसरे का डी, तीसरे का है बी और चौथे का है आपका ए, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को निम्न के रूप में भी जाना जाता है। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो नियम क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि यदि हम किसी वस्तु पे बल नहीं लगाते हैं तो वो वस्तु अगर विराम अवस्था में है, मतलब रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, और चल रही है तो चलती ही रहेगी, कब तक, जब तक उस पे बल ना लगाया जाए। तो इसे बोला जाता है जड़त्व की स्थिति, और इस नियम को बोला जाता है जड़त्व का नियम या फिर जड़त्व का सिद्धांत। ऑप्शन है जड़त्व का सिद्धांत, कारणता का सिद्धांत, स्थिरता का सिद्धांत, या डी सापेक्षता का सिद्धांत। तो मैं आपको बता चुकी हूँ इसको बोला जाता है जड़त्व का सिद्धांत, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है न्यूटन के मोशन का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है जीवाश्म विज्ञान अध्ययन करता है। जो जीवाश्म विज्ञान है वो किस चीज का अध्ययन करता है पूछा गया है। फर्स्ट है पौधे और पशु जीवाश्म का, बी चट्टानों का, सी ज्वालामुखी का, और डी वायुमंडल का। दूसरे नाम से क्लियर है जीवाश्म विज्ञान अध्ययन, तो इसमें किया जाता है पौधे और पशु जीवाश्म, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स फॉसिल्स है उसका अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान अध्ययन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब यूरेनियम का नाभिक न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करता है तो यह लगभग समान द्रव्यमान के 2 हिस्सों में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब यूरेनियम का कोई नाभिक है उसके साथ बम्बार्डमेंट की जाती है, बमबारी की जाती है किसकी, न्यूट्रॉन की, तो उसने क्या बोला है वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। मतलब एक बड़ा नाभिक था वो 2 छोटे छोटे नाभिक में टूट रहा है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन, मतलब विखंडन। और अगर ऐसे हो कि 2 नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, संलयन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। खैर हमसे टूटने वाली प्रोसेस पूछी गई थी तो याद रखिए वो होती है विखंडन, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्णक युक्त और प्रकाश प्रावर्तक कोशिकाएं, कि ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं, उनमें के अंदर पिगमेंट होता है प्लस वो क्या करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस तरह की जो कोशिकाएं हैं पूछा गया उनको क्या होता है, क्या बोला जाता है। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्रोमेटोफोर और डी क्रोमेटोप्लास्ट। तो याद रखिए
जो पिगमेंट है, पिगमेंट कंटेनिंग है और लाइट रिफ्लेक्टिंग मतलब वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं, उनको बोला जाता है क्रोमेटोफोर। ये जनरली स्टूडेंट्स उन आप कह सकते हो कि एम्फीबियंस वगैरह जैसे जो है रेप्टाइल्स है, फिशेस वगैरह है, उनके अंदर ये सेल एग्जिस्ट करती हैं जो कि उनका कलर बताती है एक तरीके से। और हम मतलब जो मैमल्स हैं उनमें कलरेशन के लिए पाई जाती है मेलोनासाइट कोशिकाएं, मेलोनासाइट सेल्स। खैर यहाँ पे पूछा गया था वर्णक युक्त प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं किसमें मौजूद होती है, तो वो होती है प्लांट्स के अंदर और बेसिकली एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स भी कौन से आपके जो एम्फीबियंस वगैरह है, रेप्टाइल्स वगैरह है, तो उसको बोला जाता है क्रोमेटोफोर। दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है। जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर पूछा गया क्या करती है, ऑप्शन है घूर्णन, परिक्रमण, चक्रण या फिर डी नो परिसंचरण। तो याद रखिए जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है, घूर्णन करती है, राइट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। नेक्स्ट है समुद्र तल से कितने किलोमीटर ऊपर एक तुल्यकाली उपग्रह स्थित है। तुल्यकाली उपग्रह का मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वो सैटेलाइट पृथ्वी तल से कितनी जगह कितनी ऊंचाई पर स्थित है, याद रखिए स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और अगर आप एग्जैक्ट बात करो तो वो है 35,786। खैर ऑप्शन देखते हैं 35,880, 37,880, 35,786 या फिर डी 32,000। तो मैं आपको बता चुकी हूँ 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं कौन, तुल्यकाली उपग्रह मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक होता है सर पोलर सैटेलाइट या फिर जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह, वो स्थित होते हैं पृथ्वी तल से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये याद रखिए। खैर हमसे पूछा गया था तुल्यकाली जो कि कितनी ऊंचाई पर है, 35,786। ये एग्जैक्ट फिगर है और ये आपकी राउंड ऑफ फिगर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल नहीं है। रेडियो एक्टिव कण या फिर रेडियो एक्टिव पार्टिकल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो एनर्जी अपनी लूज करके एक टूट जाते हैं अलग अलग पार्टिकल में, साथ ही साथ वो जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल है मतलब साथ ही साथ वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी एमिट करते हैं। कौन कौन से, जैसे अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। पूछा गया है इन चारों में से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन है अल्फा, डेल्टा, बीटा, गामा। तो डेल्टा नहीं है तो ऑप्शन बी इसके अंदर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। कहने का मतलब क्या है, आपको स्टेट चेंज करनी है, उसकी अवस्था चेंज करनी है, बट बिना तापमान के बदलाव के। हमें टेम्परेचर सेम रखना है, बस स्टेट चेंज करनी है। तो उस दौरान हम जो ऊष्मा, जो एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको बोला जाता है लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा। खैर ऑप्शन देखते हैं, पहला संवहन, बी विशिष्ट ऊष्मा, सी विकिरण और डी गुप्त ऊष्मा। तो मैं आपको बता चुकी हूँ इसको वो बोला जाता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था बट बिना तापमान को बदले, तो वो होगी आपकी लेटेंट हीट। अगर ऐसा हो कि तापमान बदला जा रहा है तो वो होती विशिष्ट ऊष्मा। ये दोनों आपके संवहन और विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण के दो वे हैं, दो माध्यम है। बट इसमें पूछी गई थी खैर हमसे जो ऊष्मा सप्लाई कर रहे हैं, मात्रा दे रहे हैं, तो वो हो जाएगी गुप्त ऊष्मा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्या है हमारे पास, सूची 1 में हमें ईंधन के नाम दिए हुए, फ्यूल्स के नाम दिए हुए, और सूची 2 में हमें उनके जो यूजेस हैं या फिर उनके जो गुण हैं उससे मिलान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या क्या है, जल गैस, प्राकृतिक गैस, सीएनजी, एलपीजी। अब जो जल गैस है वो किस किस का मिश्रण होता है, उसके अंदर वाटर गैस के अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब पहला हो जाएगा डी के साथ। दूसरा होता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में जो है स्टूडेंट्स क्या होता है आपका मिथेन और इथेन, दैट इज नेचुरल गैस जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, मिथेन और इथेन का। जो सीएनजी है उसको बोला जाता है मिथेन CH4, और जो एलपीजी है वो आपको पता ही है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का है, मतलब फोर्थ का हो जाएगा बी। तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी, ये है आपके ऑप्शन ए में गिवन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 में दिए गए रसायन शास्त्र की शाखाओं का मिलान सूची 2 में दिए गए विशेष अध्ययन और अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। क्या है, सूची 1 के अंदर हमें रसायन शास्त्र की शाखाएं दी हुई, मतलब केमिस्ट्री की हमें डिफरेंट ब्रांचेस दी हुई हैं, और सूची 2 के अंदर उनके यूजेस हैं और उनके डिफरेंट फील्ड्स हैं।
मेन फील्ड्स हैं उनका हमें मिलान करना है। क्या क्या है? बायोकेमिस्ट्री, मटेरियल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और उनके यहाँ पे है उनके गुण या फिर क्षेत्र। तो जो बायोकेमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें बायो नाम से पता चल रहा है कुछ जीवों से, ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, तो वो है आपका सी के अंदर। तो बायोकेमिस्ट्री किससे डील करती है? जीवों में रासायनिक प्रक्रियाओं के साथ। फिर है मटेरियल केमिस्ट्री। मटेरियल केमिस्ट्री में क्या होता है? सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री, दैट इज दूसरे का हो जाएगा डी। फिर है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल जैसे नाम से क्लियर है, जो फिजिकल हम भौतिक पढ़ते हैं, तो भौतिक आपका रासायनिक प्रक्रियाओं के भौतिक सिद्धांत पढ़े जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, मतलब तीसरे का हो जाएगा ए। फिर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या किया जाता है? रसायन और यौगिकों का पता लगाना और उनका निर्धारण करना। तो पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, जो कि आपके ऑप्शन डी में गिवन है, तो ये हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुरानी सामग्री के लिए अच्छी क्यों नहीं है? ऑप्शन है क्योंकि उस समय से पूर्व सभी जीव रेडियो कार्बन उत्सर्जित करते थे। बी ऑप्शन क्योंकि उस समय से पूर्व रेडियो कार्बन कहीं भी नहीं था। सी ऑप्शन 30,000 वर्षों में C14 की मात्रा लगभग बेहद कम हो गई थी। या डी ऑप्शन 30,000 वर्ष पूर्व कार्बन निष्कर्षण के बारे में पता नहीं था। तो सिर्फ इसमें जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है कि 30,000 वर्षों में C14 की मात्रा कम हो गई थी, इसलिए 30,000 वर्षों से अधिक पुरानी सामग्री के लिए ये टेक्निक सही नहीं है। नेक्स्ट है, जानकी अम्माल मिशिगन विश्वविद्यालय से पीएचडी एवं मानद DSc की उपाधि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। यह उपाधि उनको किस विषय में मिली? दूसरी जो जानकी अम्माल थी वो एक इंडियन साइंटिस्ट थी, राइट। उन्होंने बॉटनी के फील्ड में, बॉटनी में साइटोजेनेटिक्स और फाइटोजियोग्राफी के अंदर उन्होंने अपनी रिसर्च कंडक्ट की थी। तो पूछा गया ये कौन से फील्ड से थी? ऑप्शन है भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, बी गणित मैथमेटिक्स, सी रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री और डी वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी। मैं आपको बता चुकी हूँ बॉटनी से रिलेटेड थी। तो सिर्फ इस वीडियो में हमने आज जो 31 मार्च को HCS प्री एग्जाम का जीएस पोर्शन जो पेपर हुआ था उसका हमने जीएस का साइंस पोर्शन सोल्व किया है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर हुए थे वो अपना साइंस का पोर्शन यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।